Hello friends, welcome back to lecture series on Java Programming Language, BCA STEM 4 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले की दोनों वीडियोस देखी हैं। होप आपको पता है व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा एंड फीचर्स ऑफ जावा। फ्रेंड्स, होप आपको ये पता है कि जावा इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमने इससे पहले के वीडियो में दिए थे। होप आपको यह भी पता है कि एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ एंड क्लास पाथ कैसे सेव करते हैं। अगर आपको पाथ और क्लास पाथ सेव करना आ गया है तो अब आप जावा का पहला प्रोग्राम सीखने के लिए रेडी हैं। तो हम सीधे सीधे मूव करते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ, जहां हम आज जावा में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखेंगे। तो जावा में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम सीधे सीधे चले जाते हैं लास्ट टाइम जो हमने फोल्डर बनाया था क्लास पाथ सेट करने के लिए, उसके पास, दैट इज डी ड्राइव में sy_java। आप सीधे सीधे कहीं पे भी अपने नाम का फोल्डर बना सकते हो और वहां पे अपने फाइल्स बना सकते हो। तो एक तरीका है कि आप फोल्डर ओपन करो, वापस नोटपैड शुरू करो, नोटपैड में फाइल मेनू में जाके सेव पे जाके वहां पे P1 या फिर प्रोग्राम 1 जो भी नाम देने हैं, नेम के बाद .java लगाओ और यहां पे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करके सेव करो। एक पहला तरीका जो इतना टीडियस तरीका है जिसमें आप जावा प्रोग्राम लिख सकते हो, और उसके बाद जो भी आपका क्लास को कोड है, प्रोग्राम है, वो यहां टाइप करो एंड सेव करो। या फिर थोड़ा सा स्मार्टर तरीका यूज करते हैं जहां पे मुझे फाइल ओपन करना या ये सारी चीजें एफर्ट नहीं करनी पड़े, एक ही जगह जहां से हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी करेंगे और रन भी करेंगे। तो हम सीधे सीधे इसके पास जाते हैं और कहते हैं cmd। इससे हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहां लिखो स्टार्ट नोटपैड, राइट, और इसमें लिखो p1.java। जब आप ऐसा करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको बोला जा रहा है कि p1.java नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल? सिंपली से यस, और आपकी फाइल रेडी है। अब क्योंकि हमें पता है कि जावा में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट प्रिमिटिव्स, तो हम यहां लिखेंगे क्लास p1। अब इनसाइड दिस, अब एक बार पहले हम सिंपली प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ, मतलब जो हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ता है, उस स्ट्रक्चर के साथ एक सिंपल प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। दैट इज, मैं सिंपली लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं स्ट्रिंग डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट्स, यहां पे कर्ली ब्रैकेट। हम अभी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, हम सिंपली एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको रन करेंगे, कंपाइल करके चेक करेंगे, राइट। कंपाइल करना, रन करना, दोनों प्रोसेस सीख लेंगे, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। दैट मीन्स ईच एंड एवरी वर्ड रिटन ओवर हियर हम इसको आज समझ के जाएंगे, राइट। अब इसके अंदर हम सिंपली लिख देते हैं जावा का सी आउट या जावा का प्रिंट एफ। दैट इज, सिंपली राइट डाउन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, एंड एंड ऑफ स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं, सीधे सीधे कमांड विंडो के पास चले जाते हैं और यहां लिखेंगे जावा सी p1.java। जावा सी लिखने से प्रोग्राम कंपाइल होता है, राइट। तो अभी हमने क्या किया, हमने लिखा जावा सी p1.java। इससे हुआ क्या, मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और क्लास फाइल जनरेट हुई। यस, क्लास फाइल यानी बात हो रही है बाइट कोड की। आपको मैं ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, देखो यहां पे p1.class, ये हमारी बाइट कोड है या क्लास फाइल है, आप बोल सकते हो। मैं मैन्युअली इसको डिलीट कर देता हूं, दैट इज मैं बाहर आता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, यू डिलीट। तो आई डिलीटेड p1.class। अभी यहां पे सिर्फ एक फाइल है, हम वापस से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जावा सी p1.java। तो आप देख सकोगे कि जैसे ही कंपाइलेशन खत्म होगा, यहां पे हमारा क्लास फाइल यानी हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया।
इफ आई राइट डाउन जावा P1, सी हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया। तो जावा P1 लिख के मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए लिखेंगे जावा स्पेस P1 या फिर जावा स्पेस प्रोग्राम नेम या फिर जावा स्पेस क्लास नेम। याद रखना क्या कहा मैंने, क्लास नेम। क्लास नेम कैसे, तो अब मैं सीधे सीधे यहां पे आ जाता हूं। पहला टर्म समझते हैं, क्लास। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगला जो नेम है या आइडेंटिफायर है वो एक क्लास टाइप है, यानी P1 इज अ क्लास। अब अगर मैं यहां लिख दूं P2 और इस फाइल को सेव कर दूं, देखो मेजरली आपको ऐसा कहा जाता है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं जहां पे मेन फंक्शन रखोगे उस क्लास का नाम फाइल का नाम सेम रखो। अब सेम रखो इज अ चॉइस, आप चाहो तो अलग अलग रख सकते हो। करंटली देखो हमने P1 रखा है और P2 रखा है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि मुझे याद रखना पड़ेगा कि कोड कंपाइल होगा P1.java नाम से, बट कोड रन होगा जावा स्पेस P2 से। रन हुआ? चेक करने के लिए हम वापस यहां पे आते हैं, क्योंकि यहां पे P1 P2 दोनों बाइट कोड्स थी, मैंने दोनों डिलीट कर दी। अब मैं वापस से यहां पे आता हूं और मैं लिखता हूं जावा सी P1.java। अब अगर आप अपने कोड को देखो तो आपके कोड में क्लास का नाम क्या है, P2। कौन सी क्लास का, जहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अब ये P2 वाली क्लास हम रन करना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम का नाम क्या है, P1। तो सिंपली आप लिख देते हो जावा P1। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे तो मशीन आपको एरर देगी कि सर वी ट्राइड दैट इज कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास P1। उसको P1 वाली मेन क्लास नहीं मिली। एक्चुअली P1 नाम की तो कोई क्लास फाइल है ही नहीं ना, चेक करो। क्लास फाइल किस नाम की है, P2 की। तो अगर आप यहां पे आके जावा P2 लिखते हो तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए कि हमें दो अलग अलग नाम यूज ना करना पड़े। मेजरली आप देखोगे कि जो प्रोग्रामर्स हैं या जो ट्रेनर्स हैं वो सीधा कह देते हैं कि क्लास का नाम फाइल का नाम सेम रख दो। अब आपकी चॉइस है, आप क्लास का नाम फाइल का नाम सेम रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हैं। नाउ अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है, दिस इंडिकेट्स स्कोप ऑफ द क्लास। ये जो P2 नाम की क्लास बनी है, इसकी स्कोप या इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे आप इस कर्ली ब्रैकेट से फिक्स कर सकते हो। तो मैं यहां पे सीधे सीधे कमेंट में लिख देता हूं स्कोप या फिर स्टार्टिंग स्कोप ऑफ क्लास और ये कर्ली ब्रैकेट जहां खत्म होगा दैट विल बिकम एंड ऑफ क्लास। तो अगर आप देखो मैंने यहां पे क्या यूज किया, सिंगल लाइन कमेंट। जावा में सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका भी मैं आज आपको सिखा दे रहा हूं। तो अब आप यहां पे आके आ सकते हो, सिंपली लिखो जावा सी P1.java। सी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, सॉरी कंपाइल हो गया। फिर यहां लिखो जावा P1, एंटर। एरर है क्यों, क्योंकि क्लास का नाम और फाइल का नाम डिफरेंट है। हमने क्या नाम दिया है, P2, सो सिंपली P2 से रन हो गया। तो ये एरर अब आगे ना आए इसलिए मैं इसको सुधार लेता हूं, यहां लिख देते हैं P1। अब मैं जब लिखूंगा P1 जावा सी P1.java तो मेरा फाइल कंपाइल हो जाएगा। जब मैं लिखूंगा जावा P1 तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अब हम सीधे सीधे चले जाते हैं कहां पे, यहां पे आए P2 डॉट क्लास डिलीट कर दी, राइट। प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो आपको क्लास समझ में आ गया, क्लास नेम डिफाइन करने का तरीका समझ में आ गया, कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट समझ में आ गए। अब आते हैं हम इस लाइन पे। मेजरली आप जितने भी प्रोग्रामर्स को देखोगे आप देखोगे वो ये पूरी लाइन लिखते हैं फ्रेंड्स। और आपने काफी बार लोगों को कहते सुना होगा कि अगर ये लाइन सेम नहीं लिखे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, राइट। वी विल ब्रेक ऑल सच रिकॉर्ड्स टुडे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग ARGS की, यानी यहां पे जब आप लिखते हो स्ट्रिंग ARGS, राइट, तो आप बात करते हो स्ट्रिंग डेटा टाइप
और ARGS यानी एरे ऑफ सॉरी आर्ग्यूमेंट्स के एरे की। यहाँ पे मैंने जो लिखा ARGS और उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंडिकेट करते हैं ये कि एक एरे है। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। सिमिलरली आपका जो ये पब्लिक है ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये इंडिकेट करता है कि क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल होगा। स्टैटिक ये फिक्स करता है कि मेन को बिना ऑब्जेक्ट के क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। और उसके बाद वॉइड जो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। वॉइड अगेन इज द डेटा टाइप। और मेन हम सी लैंग्वेज से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ये एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम है। तो बेसिकली देखा जाए तो जावा हमें ऐसे कहता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, यानी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक ऐसा मेथड बनाओ जो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस हो सके। क्लियर? जिसमें स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट्स रिसीव हो सकते हैं। याद रहेगा? चलो अब एक बार मैं वापस से आपको सारे टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग यानी कहां से? पब्लिक से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जब आप लिखते हो पब्लिक, इट इज एन एक्सेस मॉडिफायर। ये फिक्स करता है कि मेन मेथड क्लास के बाहर कहीं से भी डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है। क्लियर? इसे एक्सेस कौन करेगा? तो JVM क्लास के बाहर होता है, राइट? तो जब भी आप इसे पब्लिक डिक्लेयर करोगे तो JVM इसको एक्सेस कर पाएगा। चलो पहले ये रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, जावा इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो मैंने जावा से कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की और इसको लिख दिया प्राइवेट। जैसे ही मैं इसे प्राइवेट लिखूंगा, सबसे पहले अपनी क्लास फाइल जहां पे बनती है वहां आके चेक करो कहीं गलती से पुरानी वाली फाइल रह तो नहीं गई, अदरवाइज वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे करंटली फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट? हम कोड को वापस से एक बार सेव कर लेते हैं। हम सीधे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं और यहां लिखेंगे जावा सी p1 डॉट जावा। कैन यू फाइंड एरर? आंसर इज नो। अब ये एरर क्यों नहीं आई? बिकॉज सिंटेक्स के हिसाब से ये राइट है। सिंटेक्स के हिसाब से राइट है मीन्स प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है और सिंटेक्स कहता है एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए। तो एक्सेस स्पेसिफायर है, अब वो प्राइवेट है या पब्लिक है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपने स्टैटिक लिखा है, वॉइड मेन लिखा है, एवरीथिंग इज गुड, सिंटैक्टिकली गुड है, यानी कंपाइल टाइम पे कोई एरर जनरेट नहीं हुई। तो इसीलिए आप ध्यान से देख लो, मेजरली हम ऐसा कहते हैं कि सिंटैक्टिकल एरर्स आर आइडेंटिफाइड एट कंपाइल टाइम। सिंटैक्टिकल एरर कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई होती है। तो हमने सिंटैक्टिकली चेक किया तो ये करेक्ट था, जावासी ने इसको पास कर दिया। लेकिन जब आप लिखोगे जावा P1 और एंटर प्रेस करोगे यानी रन करोगे तो ये देगा एरर। एरर आई। अब पता करते हैं एरर क्या है। पढ़ो इसे, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास P1। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा और आप यहां जाके चेक करोगे तो यहां तो मेन मेथड दिख रहा है, यस यहां पे मेन मेथड है, लेकिन JVM इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज JVM क्लास के बाहर है और प्राइवेट मेथड्स या प्राइवेट वेरिएबल्स क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। क्लियर विद दिस? इसलिए पता चल गया यहां क्यों पब्लिक लिखना मैंडेटरी है। क्लियर विद दिस? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे स्टैटिक के पास। नहीं, स्टैटिक के पास बाद में जाएंगे, हम सीधे सीधे चले जाते हैं स्ट्रिंग ARGS के पास। फ्रेंड्स, जब मैं कोड को रन कर रहा हूं या कंपाइल कर रहा हूं, मैं कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं? आंसर इज नो। बेसिकली स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ARGS एरे है, जो कमांड लाइन में जो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे यानी फ्यूचर में जो वैल्यू आएगी उसको रिसीव करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर हम ये लाइन नहीं लिखें तो प्रोग्राम रन नहीं होता। इसे सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। अर्लियर प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है ये कंफर्म करने के लिए यहां आते हैं और P1 डॉट क्लास को डिलीट कर देते हैं। डन। नाउ वी हैव ओनली P1, दैट इज आवर सोर्स कोड, दैट इज आवर जावा फाइल। बाइट कोड यहां पे नहीं है। कंफर्म करने के लिए फाइल को वापस से सेव करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, है ना, CLS प्रीवियस स्क्रीन क्लियर करते हैं।
अब देखो मैं करंटली कहाँ हूं, डी ड्राइव में sy_java में, यहीं पे मेरी ये वाली करंट वाली फाइल अवेलेबल है P1, और अब मैं लिख रहा हूं जावा सी P1.java, राइट। P कैपिटल है तो मैं उसे इंप्रूव कर लेता हूं। हालांकि जावा सी में स्मॉल p1 पास करोगे तो भी एरर नहीं आएगी, रन टाइम पे कंपाइल रन टाइम पे जब जावा लिखोगे तब आएगी एरर। तो मैंने लिखा जावा सी P1.java, सिंटैक्टिकली तो मैं सही हूं क्योंकि मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं पास कर रहा हूं, तो स्ट्रिंग args की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। रन टाइम पे जब आप लिखोगे जावा P1, आउटपुट आ गया, देयर इज नो एरर। ट्राई करो आप भी, लर्न समथिंग न्यू। स्ट्रिंग args के बिना भी प्रोग्राम रन हो सकता है। रीजन ये है कि आप यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो। अगर आप यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जो हम आगे सीखने वाले हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जब मैं आपको सिखा रहा हूंगा, तो एट दैट टाइम यहां पे मैंडेटरी रहेगा कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट डिफाइन करो। और स्ट्रिंग डेटा टाइप इसलिए बिकॉज इस टर्मिनल पे, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जो भी टाइप करते हो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है। तो चलो एक प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, यानी हम इसके बिना भी काम कर सकते हैं। अब हम सेकंड आते हैं वॉइड के पास। हम सबका ऐसा दोस्त जो हमसे कुछ लेता है लेकिन रिटर्न कभी करता नहीं है। ये एक डेटा टाइप ही तो है, मेन के आगे एक रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कराया है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं इसकी जगह एक डेटा टाइप लिख देता हूं इंटीजर, और यहां पे आके नीचे लिख देते हैं रिटर्न 0। पढ़ा था, void is basically an data type that does not return anything. So void is the return type basically. It means the main method does not return any value. लेकिन हमने उसको बदल के क्या कर दिया, इंटीजर मेन कर दिया, और उसके बाद हम रिटर्न 0 बोल रहे हैं। फ्रेंड्स ये 100% एरर देगा। सर प्रोग्राम कंपाइल कराने से पहले एरर फाइनल कर दी, 100% एरर देगा फ्रेंड्स। रीजन है JVM, बिकॉज JVM का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप रिटर्न दोगे। JVM डज नॉट एक्सपेक्ट एनी वैल्यू बैक आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद JVM आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो जब आप उसे जबरदस्ती रिटर्न दोगे तो वो आपको एरर देगा। तो मैं यहां पे सिंपली लिखता हूं जावा सी P1.java। मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया बिकॉज सिंटैक्टिकली वी आर राइट, but when we run this java p1 checkout main method not found in class p1, please define the main method as, एक predefined structure मैसेज का आ गया। यानी वो ऐसा बोल रहा है मुझे सर मेन मेथड नहीं मिला, एक्चुअली उसको मेन मेथड मिल रहा है लेकिन मेन मेथड ऐसा नहीं मिल रहा है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो हमें मैंडेटरी यहां पे void लिखना ही पड़ेगा, राइट। और बाकी सारी चीजें सेम, अगर वहां void लिख रहे हैं तो यहाँ रिटर्न 0 जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये भी ट्राई कर लो, आप रिटर्न 0 रख के रन करो प्रोग्राम को, सी व्हाट हैपेंस। जावा सी P1.java, प्रॉब्लम समझ में आई। जब मैंने वहां इंटीजर लिखा था तो वो बोल रहा था मेन मेथड नहीं मिल रहा है बिकॉज डिफिनेशन मैच नहीं हो रही थी, void मेन उसकी डेफिनेशन है। बट अब वो मुझे बोल रहा है सर रिटर्न 0, ये एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट ऑब्वियस मैंने ऊपर void लिखा है तो ये एक्सपेक्टेड हो भी नहीं सकती, तो इसको सेव करते हैं। तो एक चीज तो आपके बर्डन में माइंड में याद रखना पड़ता था स्ट्रिंग args, वो मैंने आपके लिए कम कर दी है ना, मैंने थोड़ी ना की, वो तो जावा कंपनी ने की है, बेसिकली ओरेकल ने। अब हम यहां पे लिखे लास्ट कीवर्ड का मतलब समझते हैं जिसका नाम क्या है, स्टैटिक। फ्रेंड्स ये स्टैटिक क्या करता है, किसी भी क्लास को जब कोई मेथड दी जाती है और हम चाहते हैं कि वो मेथड स्पेसिफिकली सिर्फ क्लास के लिए हो ना कि ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम लिखते हैं स्टैटिक कीवर्ड। या एकदम इजी भाषा में बोलूं तो जब आप किसी मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो तो उसे कॉल करने के लिए क्लास नेम इनफ हो जाता है, हमें ऑब्जेक्ट नेम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप जावा का 21 वाले वर्जन से पहले का वर्जन यूज कर रहे हो, राइट,
या जावा 8, 9, 10 इनमें कोड कर रहे हो, तो सॉरी टू से यू, बट आपको ये स्टैटिक लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास उससे लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहां से स्टैटिक रिमूव कर दो, प्रोग्राम को सेव करो। अब पहले की बाइट कोड होगी इसलिए कोड रन हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी लोगों के माइंड में आएगी। तो मैं यहाँ p1 डॉट क्लास में जाके डिलीट कर देता हूं और यहां पे आके कोड को सेव कर लेता हूं। अब वापस मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, cls यूज करते हैं ताकि प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो। डी ड्राइव में sy_java, आप यहाँ पे अगेन देख सकते हो p1 नाम की फाइल है, मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं और सिंपली जावा सी p1 डॉट जावा लिखते। इफ आई राइट डाउन जावा p1, प्रोग्राम रन हो गया। दैट इज मैं बिना स्टैटिक लिखे भी मेरे प्रोग्राम को रन कर सकता हूं। ऐसा कैसे हो सक रहा है? जस्ट थिंक, रीजन इज वेरी सिंपल। जावा का जो नया 21 वर्जन के बाद का आया है ना, उसने हमें ये दो फीचर्स प्रोवाइड किए हैं कि हम स्ट्रिंग args या स्टैटिक कीवर्ड ना लिखें तो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। राइट, यू कैन ट्राई दिस, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम इतना स्ट्रक्चर ब्रेक करें। ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको सिखा दिया। बाकी मेजरली बुक में आपको ये इतना पार्ट कॉमनली देखने को मिलेगा और आपको ये लिखना पड़ेगा। राइट, तो आप देख सकते हो मैं जावा का लेटेस्ट स्विच कर रहा हूं, तो मुझे ये दो कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद तो आपको ही पता है कि अगेन इट इज द स्कोप, स्कोप फॉर व्हाट, void main, ओवर हियर स्कोप एंड्स। क्लियर विद दिस? अब इसके बाद हम चलते हैं इस लाइन के पास। बेसिकली जावा का प्रिंटफ, सी लैंग्वेज में प्रिंटफ लिख के हम मैसेज प्रिंट कराते थे। यहां पे हमारे पास println नाम की मेथड है, तो हम बोल सकते हैं कि हम सिस्टम क्लास के अंदर आउट के ऑब्जेक्ट से println को कॉल कर रहे हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये लाइन बोल सकते हैं। समझ आया? क्रॉस चेक कर लो। आप चाहो तो मैंडेटरी जो हमने ऊपर लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, को डिफाइन कर सकते हो। राइट, तो अब हम अगर इस लाइन को समझ लें, दैट इज सिस्टम, तो ये बेसिकली हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास है। राइट, नाउ सिस्टम इज प्री डिफाइंड क्लास, प्रेजेंट कहां है? जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर। आउट एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। आउट क्या है? एक स्टैटिक डेटा मेंबर, किसका? सिस्टम क्लास का। तो आप आउट एक्सेस करोगे और उसके अंदर println एक मेथड है। किसकी मेथड है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास की। तो कोई इतना डीप जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि पहले दिन काफी सारी चीजें आपको क्लियर रहे, तो आप जब मैं रिमेनिंग प्रोग्राम्स बता रहा हूँ तो मुझे ये सारी चीजें नहीं बतानी पड़ेगी। तो रिकॉल कर लेते हैं। सिस्टम क्या है? प्री डिफाइंड क्लास। कहां प्रेजेंट होती है? जावा डॉट लैंग पैकेज में। राइट, आउट क्या है? एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, किसका? सिस्टम क्लास का। और println क्या है? एक प्री डिफाइंड मेथड है, किस क्लास से आती है? तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास से आती है। राइट, बेसिकली जो भी इसमें स्ट्रिंग पास करोगे वो प्रिंट करेगा। और एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए हम सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। तो होप सो जितनी चीजें मैं जावा के हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए यूज कर रहा हूं, वो सारी चीजों का मतलब आपको पता चल गया। क्लास p1, बेसिकली हम p1 नाम की क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर फिक्स करता है। पब्लिक मेथड को क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेसिबल बनाता है। स्टैटिक इसे बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करने की परमिशन देता है। वॉइड मेन, वॉइड मेन क्या करेगा? एक मेथड जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती, यानी एंट्री पॉइंट जहां पे कुछ भी मैच, सॉरी एंट्री पॉइंट जो आपको कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। क्लियर विद दिस? इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट में आप लिखोगे स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट में। रन टाइम पे कमांड लाइन से जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो रिसीव करेंगे। अगर आप नहीं पास कर रहे हो, सिंपली सेलेक्ट एंड रिमूव। राइट, जावा का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो आप स्टैटिक भी रिमूव कर दो, स्ट्रिंग args भी रिमूव कर दो।
लेकिन 21 से अपर वर्जन मैं विंडोज की बात कर रहा हूं। फिर आप लिनक्स में कर रहे होगे तो फिर उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। अगर आपको लिनक्स की क्राइटेरिया जाननी है तो कमेंट करना, तो मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर हुआ? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अगर किसी को इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती हैं तो वो पब्लिक वॉइड मेन याद रखे, इन चीजों को वो रिमूव कर ले और फिर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के साथ वो अपना प्रोग्राम रन कर सकता है। प्रोग्राम को सेव करना है, मिनिमाइज करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और लिखना है जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, दैट इज योर सोर्स कोड। कंपाइल हो जाए उसके बाद लिखना है जावा P1। डन। चलो एक बोनस टिक, सरप्राइज वाली। हाँ, अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो, बाइट कोड जनरेट हो, मुझे सीधे सीधे आउटपुट देखना है, ये जावा सी जावा इतनी सारी चीजें याद नहीं हो रही है। देखो मैंने यहां से बाइट कोड रिमूव कर दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने डायरेक्टली बाइट कोड से एग्जीक्यूट कर दिया होगा। सेव करते हैं, यहां पे आते हैं, लिखते हैं जावा P1 P1 डॉट जावा, एंटर प्रेस करो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंपाइल एंड रन, यू कैन डायरेक्टली रन, राइट। बट इसमें एक लॉस है। लॉस क्या है? आपको बाइट कोड नहीं मिलेगा। चेक करो, आपकी पीसी में जो अभी तक बाइट कोड जनरेट हो रहा था वो नहीं होगा। तो आपको कंपाइल करना, रन करना, सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के अंदर लिखे जाने वाले टर्म्स जैसे क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग args, कर्ली राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ईच एंड एवरी वर्ड समझा दिया है, राइट। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज आप डाउट्स पूछोगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लर्निंग के लिए एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अब तक हम सब मैंडेटरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args पढ़ते थे। अगर आप में क्यूरियोसिटी है मेरी तरह चीजों को एक्सपेरिमेंट करके सीखने की, तो आप ये प्रोग्राम सिंपली पब्लिक वॉइड मेन से भी रन कर पाओगे। होप आज का सेशन आपको समझ में आया। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स अ लॉट।